साथियों, स्वागत है आपका द हिस्ट्री वर्ल्ड विद संदीप में। तो साथियों, आज हम लोग पढ़ेंगे मेडिवल हिस्ट्री का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है विजयनगर एम्पायर। तो विजयनगर एम्पायर की अगर हम बात करें तो ये एम्पायर जो है वो 1336 में इस्टेब्लिश हुआ था, यानी इसकी स्थापना 1336 ईस्वी में हुई थी और लगभग 1565 ईस्वी तक ये अपने अस्तित्व में बना रहा। और 1565 ईस्वी में आके एक बैटल होती है बहुत बड़ी, जिसे कहा जाता है बैटल ऑफ तालीकोटा या राक्षसी तंगड़ी का युद्ध। इसके बाद में विजयनगर एम्पायर जो है वो कोलैप्स होना शुरू होता है। तो स्टार्ट करते हैं विजयनगर एम्पायर से। सबसे पहले अगर देखें कि इस एम्पायर की स्थापना किसने की थी, हु इस्टेब्लिश द विजयनगर एम्पायर। तो विजयनगर एम्पायर की अगर हम बात करें तो विजयनगर एम्पायर को के जो फाउंडर थे वो दो भाई थे। उनका नाम था हरिहर एंड बुक्का। तो हरिहर एंड बुक्का, ये जो दोनों हैं, ये कौन है? दीज वर द फाउंडर ऑफ विजयनगर एम्पायर। ये दोनों जो हैं वो संगम के बेटे थे। हरिहर एंड बुक्का, दीज टू वर दी सन्स ऑफ संगमा हु वर फ्यूडिटरीज ऑफ काकतीय डायनेस्टी। तो ये जो दोनों थे हरिहर और बुक्का, इन दोनों ने मिलकर विजयनगर साम्राज्य की या विजयनगर राज्य की स्थापना की थी। और ये दोनों संगम राजवंश से थे, संगम के बेटे थे। इसी आधार पे इनके इनके जो क्लैन है, उस क्लैन को, इनके कुल को जो है संगम वंश के नाम से जाना जाता है। तो अगर सवाल आता है कि विजयनगर जो एम्पायर था या विजयनगर डायनेस्टी, इसकी स्थापना किसने की, तो हम ध्यान रखेंगे कि हरिहर और बुक्का फर्स्ट, इन्होंने 1336 में विजयनगर एम्पायर की स्थापना की थी। दूसरी बात, अगर क्वेश्चन ये पूछा जाए कि हरिहर और बुक्का किसके पुत्र थे, किसके बेटे थे, तो ये संगम के बेटे थे। और अगर ये सवाल पूछा जाए कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना जब हुई थी तो किस वंश के शासकों ने स्थापना की थी, तो उसमें आ जाएगा संगम वंश के शासकों ने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी। और एक सवाल और आता है कि हरिहर और बुक्का जो कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना करते, जिन्होंने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी, ये किसके फ्यूडेटरीज थे? तो ये काकतीय जो डायनेस्टी थी, काकतीयाज डायनेस्टी या काकतीय राजवंश, इनके ये फ्यूडल लॉर्ड्स हुआ करते थे, इनके अधीन हुआ करते थे। ठीक है, सो दीज टू वर दी सबॉर्डिनेट्स ऑफ काकतीय डायनेस्टी। अब आगे अगर हम देखें तो विजयनगर जो किंगडम था, इसकी लोकेशन क्या थी, तो ये दक्कन में था। ठीक है, दक्कन में एक और इसी के पैरेलल एक और एम्पायर इस्टेब्लिश होता है जिसे कहा जाता है बहमनी एम्पायर या बहमनी किंगडम। बहमनी किंगडम जो था ये प्योरली मुस्लिम रूलर्स ने बसाया था, इसलिए यहाँ पे हम मुस्लिम रूलर्स का रूल देखते हैं। जबकि विजयनगर की बात करें तो विजयनगर जो साम्राज्य था, इसकी स्थापना करने वाले हरिहर हरिहर और बुक्का थे, और ये एक हिंदू डायनेस्टी थी। तो बहमनी जो राजवंश था, इसके बिल्कुल दक्षिण में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हुई थी। ठीक है, एक क्वेश्चन आता है साथियों इसमें इसमें आता है, बेसिकली अगर हम बात करें तो विजयनगर साम्राज्य में 4 डायनेस्टीज थी जिनके रूलर्स ने अलग अलग टाइम पीरियड में रूल किया था। तो उन 4 डायनेस्टीज की क्रोनोलॉजी पूछ ली जाती है कई बार कि वो चारों डायनेस्टी कौन कौन सी थी, या उनका सीक्वेंस या उनका क्रम क्या था। तो उनके क्रम की अगर बात करें तो इतना हम अभी तक जानते हैं कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना करने वाले जो दो भाई थे, हरिहर और बुक्का, ये दोनों संगम के बेटे थे। तो सबसे पहले संगम डायनेस्टी आ जाएगा। ठीक है, तो विजयनगर के इस पूरे के पूरे एम्पायर के इस टाइम पीरियड को अगर हम देखें तो बेसिकली ये कितने 4 डिस्टिंक्ट डायनेस्टीज में डिवाइडेड है। अब वो 4 अलग अलग राजवंश कौन कौन से हैं जिन्होंने विजयनगर साम्राज्य में शासन किया था? तो पहले आता है संगम राजवंश, फिर आता है सालू राजवंश, फिर आता है तुलुव राजवंश, और फिर आता है अराबिडू राजवंश। ठीक है, तो यहीं पे इनका टाइम पीरियड लिखा है। संगम राजवंश की अगर बात करें तो इनके शासकों ने 1336 से लेकर 1485 तक रूल किया था। ठीक है, और संगम राजवंश के जो फाउंडर थे वो थे हरिहर और बुक्का, और यही दोनों भाई विजयनगर डायनेस्टी के भी फाउंडर थे। उसके बाद में संगम राजवंश के बाद में हम देखते हैं सालू वंश या सुलू वंश। तो ये 1485 से लेके 1505 तक था, और इसके जो फाउंडर थे, जिन्होंने सुलुव राजवंश या सुलुवा राजवंश की स्थापना की थी, तो ये थे सालू नरसिम। ठीक है, सालू नरसिम्हा वाज द फाउंडर ऑफ सालुवा डायनेस्टी इन द विजयनगर एम्पायर। उसके बाद में तीसरा नंबर आता है तुलुवा डायनेस्टी। इसका टाइम पीरियड, इसका रूल जो था वो 1505 से लेके 1570 तक था, और तुलुवा डायनेस्टी के जो फाउंडर थे वो थे वीर नरसिम्हा। उसके बाद में लास्ट जो डायनेस्टी है वो है अराबिडू, और इसकी स्थापना हुई थी 1570 में। 1650 तक
इसके जो रूलर्स थे उन्होंने रूल किया था। एंड दिस अराबिडो डायनेस्टी वाज फाउंडेड बाय तिरुमला। ठीक है, तो पूरे के पूरे विजयनगर एम्पायर के अगर हम डायनेस्टिक रूल को देखें तो बेसिकली 4 अलग-अलग राजवंशों के शासकों ने यहाँ पे अपना शासन स्थापित किया था। और सबसे पहले संगम राजवंश, फिर सालूर राजवंश, फिर तुलुवा राजवंश और फिर अराविडू राजवंश। संगम राजवंश की बात करें तो इसके फाउंडर थे हरिहर और बुक्का। सालुवा राजवंश की बात करें तो इसके फाउंडर थे सालुवा नरसिम्हा। और तुलुवा डायनेस्टी की बात करें तो इसके फाउंडर थे वीर नरसिम्हा। और अराविडो डायनेस्टी की अगर बात करें तो इसके फाउंडर थे तिरुमला। तो ये ध्यान रखना पड़ेगा। तो पहली स्लाइड से ही बहुत सारे सवाल बनते हैं कि हु वाज द फाउंडर ऑफ विजयनगर डायनेस्टी, कब इसकी स्थापना हुई थी, और इसके जो फाउंडर थे वो किसके फ्यूडिटरीज थे। और सबसे बड़ी बात की जो संगम डायनेस्टी है, इस सॉरी विजयनगर साम्राज्य में कितने डायनेस्टीज ने रूल किया था। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो ध्यान में रखने वाली हैं। नाउ वी विल टॉक अबाउट नेक्स्ट पार्ट। तो नेक्स्ट पार्ट को अगर हम देखें तो सबसे पहले हम बात करेंगे संगमा डायनेस्टी की। और संगमा डायनेस्टी की अगर बात करें तो इसकी स्थापना करने वाले कौन थे। तो इसकी स्थापना करने वाले वही लोग थे जो विजयनगर डायनेस्टी के फाउंडर थे। ठीक है, तो हरिहर फर्स्ट और बुक्का फर्स्ट, हरिहर फर्स्ट और बुक्का फर्स्ट, दे वर द फाउंडर ऑफ विजयनगरा। ये दोनों विजयनगर के फाउंडर भी थे, साथ ही साथ संगम डायनेस्टी के पहले रूलर थे। ठीक है, आज के दौर में अगर देखें संगम डायनेस्टी सॉरी आज के दौर में अगर हम देखें विजयनगर एम्पायर के जो आर्कियोलॉजिकल रिमेन्स हैं कहाँ से हमें मिलते हैं, यानी किस जगह से हमें विजयनगर साम्राज्य के पुरातात्विक अवशेष मिलते हैं। तो एट प्रेजेंट वी फाउंड द आर्कियोलॉजिकल रिमेन्स ऑफ विजयनगरा डायनेस्टी इन प्रेजेंट डे हम्पी। तो हम्पी से इसके आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस मिले थे, यानी हम्पी में कभी 1336 से 1565 के आसपास तक विजयनगर साम्राज्य हुआ करता था। एक क्वेश्चन और आता है कि भाई उस इंसान का नाम बताइए जिसने विजयनगर एम्पायर के जो आर्कियोलॉजिकल रिमेन्स हैं इनकी खोज की थी हम्पी में, यानी किसने आइडेंटिफाई किया था, उस इंसान का नाम बताना है। तो वो है जो कर्नल कोलिन मैकेंजी हैं। ठीक है, इन्होंने क्या किया था, ही डिस्कवर्ड द आर्कियोलॉजिकल रिमेन्स ऑफ विजयनगरा एम्पायर फ्रॉम द प्रेजेंट डे हम्पी। तो हम्पी से विजयनगर एम्पायर के पुरातात्विक साक्ष्य या अवशेष खोजने वाले जो इंसान थे उनका नाम था कर्नल कोलिन मैकेंजी। ठीक है, तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो ध्यान रखेंगे। अब मैंने ये बताया था कि भाई जो विजयनगर डायनेस्टी है इसकी लोकेशन अगर हम देखें तो ये बिल्कुल बहमनी डायनेस्टी के साउथ में था। तो बहमनी डायनेस्टी और विजयनगर एम्पायर दोनों में अलग अलग जो रिलीजियस पर्सनैलिटी हैं उनका रूल था, यानी अलग अलग धर्मों को मानने वाले शासकों का यहाँ पे शासन था। और क्योंकि ये एक दूसरे के नज़दीक थे तो जाहिर सी बात है इनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट होना स्वाभाविक है। तो विजयनगर और बहमनी इन दोनों के बीच में कई सारी बातों को लेके कॉन्फ्लिक्ट था, लेकिन उनमें बेसिकली अगर हम देखें तो ख़ास तौर से 3 अहम बातें थी जिनको लेके इन दोनों राज्यों के बीच में टकराव था। दोनों राज्य मतलब विजयनगर और बहमनी। तो वो कौन-कौन से थे? तो क्लैश ऑफ इंटरेस्ट क्या था? तो 3 एरियाज़ को लेके था। एक तो था रायचूर दोआब, ठीक है? रायचूर दोआब ये इलाका है जो कि कृष्णा और तुंगभद्रा रिवर के बीच का इलाका है। इस इलाके पे कई बार विजयनगर ने अपना क्लेम किया कि ये जो है हमारी टेरिटरी है, और कई बार देखने में आया कि बहमनी क्लेम करता था कि ये हमारी टेरिटरी है। तो खास तौर से रायचूर दोआब को लेके जो कि कृष्णा और तुंगभद्रा के बीच का इलाका था, इस चीज़ को इस टेरिटरी या इस एरिया को लेके विजयनगर और बहमनी के बीच में एक क्लैश या कॉन्फ्लिक्ट हमें देखने को मिलता है। इसके अलावा अगर हम देखें तो कृष्णा गोदावरी जो डेल्टा है, यानी कृष्णा और गोदावरी नदी का जो डेल्टा था, इसको लेके भी इन दोनों एम्पायर्स के बीच में कॉन्फ्लिक्ट या एरिया ऑफ कॉन्फ्लिक्ट या इंटरेस्ट हमें देखने को मिलता है। साथ ही साथ मराठवाड़ा, तो ये 3 ऐसे खास तौर से टेरिटरीज थी, मराठवाड़ा, कृष्णा गोदावरी डेल्टा और रायचूर दोआब, जिसको लेके विजयनगर और बहमनी एम्पायर के बीच में हमें कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिलता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं बुक्का फर्स्ट और हरिहर सेकंड की। तो हरिहर बुक्का फर्स्ट और हरिहर फर्स्ट का हमने रूल देखा इनिशियल फेज में। तो बुक्का फर्स्ट की अगर हम बात करें, क्योंकि पहले दोनों भाइयों ने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी और उसके बाद में पहला रूलर बनाया गया था
हरिहर फर्स्ट को। हरिहर फर्स्ट के बाद में 1356 से 1379 तक बुक्का फर्स्ट ने संगम रूलर के तौर पे विजयनगर एम्पायर की बागडोर को संभाला था। तो बुक्का फर्स्ट की अगर बात करें तो सबसे पहला इन्होंने काम क्या किया था, इन्होंने जो विद्यानगर सिटी है, इस सिटी को पहले के मुकाबले और ज़्यादा मजबूत किया था। और यही विद्यानगर सिटी जो है वो बाद में विजयनगर एम्पायर के नाम से जानी गई थी। ठीक है, तो विद्यानगर जो शहर था, इस शहर को और ज़्यादा मजबूत किया, इसकी किलेबंदी करवाई और बाद में यही शहर जो है वो विजयनगर के नाम से जाना गया। और बुक्का फर्स्ट के टाइम में ही इस शहर को जो है विजयनगर नया नाम दिया गया था। इसके अलावा अगर देखें तो बुक्का फर्स्ट के टाइम पीरियड में हमें एक तरीके से रिलीजन को लेके जो कॉमन पीपल थे यानी आम प्रजा थी, उनके बीच में एक पीस और एक हार्मनी वाली स्टेज देखने को मिलती है। यानी लोग जो थे वो धर्मों को लेके किसी प्रकार का कॉन्फ्लिक्ट नहीं करते थे। और इसके पीछे सबसे बड़ा कारण क्या था? सबसे बड़ा कारण ये था कि जो विजयनगर एम्पायर के जो रूलर थे, खास तौर से बुक्का फर्स्ट की अगर हम बात करें, तो इन्होंने क्या किया था, इन्होंने ही रिस्टोर्ड हार्मनी बिटवीन वैष्णवास एंड जैन्स। तो जैन धर्म और वैष्णव धर्म के बीच में इन्होंने पीस एंड हार्मनी इस्टेब्लिश करने का काम किया था। किसने? बुक्का फर्स्ट ने। ठीक। इसके अलावा मालाबार, सिलोन और जो अदर कंट्रीज थी, इनके एम्बेसडर बुक्का फर्स्ट के कोर्ट में रहा करते थे। यानी मालाबार की बात करें, सिलोन की बात करें, और इस जैसे और तमाम ऐसे एरियाज थे जिनके राजदूत जो थे वो बुक्का फर्स्ट के राज दरबार में रहा करते थे। इसके बाद हम बात करते हैं हरिहर सेकंड की। तो बुक्का फर्स्ट ने 1356 से 1379 तक रूल किया था। और बुक्का फर्स्ट के बाद में हरिहर सेकंड, ठीक है, जो कि बुक्का फर्स्ट का ही बेटा था, उसने जो है वो थ्रोन को सक्सीड किया था, यानी वो अगला उत्तराधिकारी बनता है राज्य का, और उसने राजगद्दी को संभाला था। तो हरिहर सेकंड की बात करें तो 1379 से लेके 1404 तक इसका रूल रहा था। एंड ये कौन था? तो ही वाज सन ऑफ हरिहर सेकंड। हरिहर सेकंड, सॉरी, ही वाज सन ऑफ बुक्का फर्स्ट। कौन? हरिहर सेकंड। आगे देखते हैं देवराया फर्स्ट एंड देवराया सेकंड। साथियों, यहाँ आके ना एक चीज़ मैं ये बताना चाहूँगा कि एक क्वेश्चन जो विजयनगर एम्पायर से जनरली बनता है वो ये बनता है कि विजयनगर एम्पायर की अगर बात करें तो हमें यहाँ पे एक कल्चरल ट्रांसफॉर्मेशन का फेज देखने को मिलता है। ठीक है, संस्कृतियों का आदान प्रदान ये, या फिर संस्कृतियों का स्थानांतरण, या सांस्कृतिक तत्वों का सम्मिश्रण हमें विजयनगर साम्राज्य में देखने को मिलता है। और इसके पीछे सबसे बड़ा कारण क्या था? इसके पीछे सबसे बड़ा कारण ये था कि इन रूलर्स के कोर्ट में, दरबार में अलग अलग इलाकों से बहुत सारे लोग आए थे। ठीक है, उनमें से कुछ एक लोगों को लेके क्वेश्चन आता है कि आ, ये जो इंसान है ये कौन से विजयनगर साम्राज्य, विजयनगर के किस रूलर के टाइम पीरियड में पहुंचे थे? ये वाले जो है पर्सनैलिटी हैं, ये किसके टाइम पीरियड में पहुंचे? तो एक तरफ नेम ऑफ द पर्सनैलिटी और नेम ऑफ द ट्रैवलर होता है, और दूसरी तरफ नेम ऑफ द रूलर होता है, और हमें मैच द कॉलम के बिहाफ पे उन्हें आइडेंटिफाई करके सही आंसर को जो है आइडेंटिफाई करना होता है। तो उस लिहाज से अब हमारे सामने देवराय फर्स्ट और देवराय सेकंड का जो रोल है वो इम्पोर्टेंट हो जाता है। देवराय फर्स्ट की बात करें तो अभी हमने पढ़ा हरिहर फर्स्ट, बुक्का फर्स्ट और बुक्का सेकंड। अब उसके बाद में जो अगले रूलर बनते हैं वो बनते हैं देवराय फर्स्ट। देवराय फर्स्ट की बात करें तो 1406 से 1422 तक इन्होंने रूल किया था। और ये कौन थे? हरिहर सेकंड के तीसरे बेटे थे, यानी ये भी एक तरीके से हरिहर सेकंड का बेटा था। इनकी सबसे बड़ी अचीवमेंट क्या थी? हिज ग्रेटेस्ट अचीवमेंट वाज हिज इरिगेशन वर्क्स। सिंचाई की सुविधा उपलब्ध करवाने का कार्य देवराय फर्स्ट ने किया था। और इन्होंने क्या किया था? एक डैम बनवाया था। डैम वाज बिल्ट अक्रॉस द तुंगभद्रा रिवर। तो तुंगभद्रा नदी के ऊपर इन्होंने एक बांध का निर्माण करवाया था, और यहीं से ही पानी जो है वो विजयनगर सिटी तक पहुंचाया जाता था। ठीक है, सो दिस वाज हिज ग्रेटेस्ट अचीवमेंट दैट ही वाज कंस्ट्रक्टेड अ डैम, और ही वाज बिल्ट अ डैम ऑन द तुंगभद्रा रिवर। तो देवराय फर्स्ट किस लिए जाने जाते हैं? इरिगेशन फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करने के लिए। और इन्होंने किया क्या था? तो भाई इन्होंने तुंगभद्रा रिवर के ऊपर एक डैम बनाया था, और इसी तुंगभद्रा रिवर का पानी विजयनगर एम्पायर यानी विजयनगर की जो कैपिटल थी यहाँ तक पहुँचाया जाता था विद द हेल्प ऑफ सी कनाल्स। तो नहरों के माध्यम से ये पानी सिटी तक पहुँचाया गया था। अब इन ये क्यों इम्पोर्टेंट है हमारे लिए?
ये इरिगेशन वर्क को लेके इम्पोर्टेंट नहीं है, बल्कि मैंने अभी बताया कि किस बात को लेके इम्पोर्टेंट है कि इनके दौर में, इनके देवराय फर्स्ट के टाइम पीरियड में एक ट्रैवलर आए थे जिनका नाम था निकोलो डी कोंटी। सो निकोलो डी कोंटी विजिटेड विजयनगर एम्पायर ड्यूरिंग द रिजीम ऑफ देवराया फर्स्ट। तो देवराया फर्स्ट यानी देवराय प्रथम के दौर में निकोलो दी कोंटी जो थे वो विजयनगर एम्पायर में पहुंचते हैं। ठीक है, तो यहाँ से सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ यही है कि निकोलो डी कोंटी किसके रूल के दौरान विजयनगर एम्पायर आए थे। तो भाई साहब ये देवराय फर्स्ट के रूल के दौरान विजयनगर एम्पायर आए थे। अब हम बात करते हैं इनके बाद अगले रूलर बनते हैं देवराया सेकंड, जिनका टाइम पीरियड था 1423 से लेके 1446। एक बहुत लंबा टेन्योर था, और इस टेन्योर में अगर हम देखें तो बहुत सारी अलग अलग चीज़ें विजयनगर एम्पायर में हम देख पाएंगे। सो बात करें, ही वॉज द ग्रांड सन ऑफ देवराया सेकंड, ही वॉज द ग्रांड सन ऑफ देवराया फर्स्ट। तो जो देवराय सेकंड थे ये क्या थे, ये देवराय फर्स्ट के पोते थे। ठीक है, ही बिगेन द प्रैक्टिस ऑफ एम्प्लॉइंग मुस्लिम कैवलरी मैन एंड आर्चर्स इन द आर्मी ऑन लार्ज स्केल। अच्छा, इस चीज़ को शुरू किसने किया था कि अपनी सेना के अंदर मुस्लिम घुड़सवार सैनिकों को और तीरंदाजों को भर्ती करने का जो दौर है वो शुरू किया था देवराय फर्स्ट ने। लेकिन लार्ज स्केल पे इनका रिक्रूटमेंट यानी बड़े पैमाने पे मुस्लिम कैवलरी मैन और आर्चर्स को अपनी आर्मी में रिक्रूट करने का काम किया था देवराय सेकंड ने। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि विजयनगर साम्राज्य के किस शासक ने अपनी सेना में बड़े पैमाने पे मुस्लिम सैनिकों की भर्ती की थी। तो बड़े पैमाने पे भर्ती करने वाले हैं देवराय फर्स्ट, और इस दौर को शुरू करने वाले हैं देवराय सेकंड। जो कि इस दौर को शुरू करने वाले हैं वो हैं देवराय फर्स्ट, और लार्ज स्केल पे इनकी भर्ती करने वाले हैं देवराय सेकंड। मैं फिर क्लियर कर देता हूँ कि मुस्लिम कैवलरी मैन और आर्चर्स को आर्मी के अंदर रिक्रूट करने का श्रेय जाता है देवराय फर्स्ट को, जिनके टाइम पीरियड में निकोलो डी कोंटी विजिट करते हैं। और ये वही देवराय फर्स्ट है जिन्होंने तुंगभद्रा रिवर के ऊपर डैम बनाया था। और देवराय सेकंड ने क्या किया था, देवराय सेकंड के दौर में लार्ज स्केल पे मुस्लिम आर्चर्स और मुस्लिम कैवलरी मैन का रिक्रूट किया गया था विजयनगर की आर्मी में। ठीक है, सो देयर इंडक्शन हैड बिगन ड्यूरिंग देवराय सेकंड, यही बात है, ये याद रखेंगे हम। नाउ कुछ एक टाइटल्स इन्होंने एक्वायर किए थे। एक था प्रोड देवराया। तो ये सवाल भी पूछा जाता है कि विजयनगर के किस शासक ने प्रोड देवराय का टाइटल एक्वायर किया था। तो विजयनगर के संगम राजवंश के देवराय सेकंड ने प्रोड देवराय का टाइटल एक्वायर किया था, यानी ये उपाधि धारण की थी। इसके अलावा इन्होंने गज बेटकरा यानी गज बेटकर के नाम से भी उपाधि धारण की थी, जिसका मतलब क्या है, जिसका मतलब है हाथियों का शिकार करने वाला, द एलिफेंट हंटर। तो गज बेटकरा का मतलब क्या है, गज का मतलब हाथी, तो गज बेटकरा का मतलब है द एलिफेंट हंटर। और ये टाइटल किसने एक्वायर किया था, तो भाई ये टाइटल उसी रूलर ने एक्वायर किया था जो संगम वंश का था, जिसका नाम था देवराया सेकंड, जिसने लार्ज स्केल पे मुस्लिम कैवलरी मैन और आर्चर्स को रिक्रूट किया था। और ये वही देवराय सेकंड हैं जिन्होंने प्रोड देवराय का भी टाइटल या उपाधि या खिताब अपने नाम के साथ जोड़ा था, और इन्होंने ही इनको ही दी एलिफेंट हंटर्स के नाम से जाना जाता है, यानी इन्होंने गज बेटकर की उपाधि भी धारण की थी। ठीक है, अब अगर हम देखें थोड़ा सा तो कुछ एक और चीज़ें इनके बारे में हैं। एक क्या है कि इनके दरबार में कुछ कवि थे, जिनमें एक नाम था दिनदिमा। दिनदिमा कौन थे, कोर्ट पोएट थे, किसके, देवराय सेकंड के। इसके अलावा जो श्रीनाथा थे ये भी कोर्ट पोएट थे देवराय सेकंड के। और इन्होंने जो टाइटल एक्वायर किया था, द टाइटल श्रीनाथा वाज गिवन द टाइटल ऑफ कविश्वरा कवि सर्वभौमा। ठीक है, कवि सर्वभौम, कवि सर्वभौम, ये खिताब किसको दिया गया था, तो भाई ये श्रीनाथ को दिया गया था, और जो कि कोर्ट पोएट थे किसके, देवराय सेकंड के। इसके अलावा दिनदिमा भी कोर्ट पोएट थे किसके, देवराय सेकंड के। अब सवाल वहीं आके खड़ा हो जाता है कि क्यों इम्पोर्टेंट है देवराय सेकंड। तो एक तो इसलिए इम्पोर्टेंट है कि भाई इन्होंने क्या किया था, लार्ज स्केल पे मुस्लिम आर्चर्स और कैवलरी मैन को डिप्लॉय किया था आर्मी में। दूसरा, इन्होंने टाइटल्स एक्वायर किए थे जैसे देवराया, प्रोड देवराया या गजबेटकर। ठीक है, और एक सवाल ये भी आता है कि किस कोर्ट पोएट को कवि सार्वभौम का टाइटल दिया गया था, तो भाई श्रीनाथ को दिया गया था, और ये देवराय सेकंड के दरबार में थे।
और सबसे लास्ट और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो देवराय सेकंड से बनता है वो ये बनता है कि इनके दौर में किसने विजयनगर एम्पायर को विजिट किया था। तो भाई इनके दौर में अब्दुल रजाक, ठीक है, जो कि जो शाहरुख हैं उनके क्या थे, एनवॉय यानी उनके राजदूत थे। तो अब्दुल रजाक जो है वो देवराय सेकंड के दौर में आते हैं। निकोलो दी कॉन्टी जो है वो देवराय फर्स्ट के दौर में विजयनगर एम्पायर को विजिट करते हैं। नाउ वी विल टॉक अबाउट दी सालुआ डायनेस्टी। सालुआ डायनेस्टी की बात करें तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि भाई साहब इनका जो रूल था इस राजवंश का, एक तो ये दूसरे नंबर की डायनेस्टी थी जिसने विजयनगर एम्पायर में रूल किया था। टाइम पीरियड देखें तो 1486 से 1505 एडी तक था। और इसके जो फाउंडर थे उनका नाम मैंने बताया था सालुआ नरसिम, ठीक है। तो सालुआ नरसिम जो है ही वाज द फाउंडर ऑफ सालुआ डायनेस्टी इन द विजयनगर एम्पायर, ठीक है। सो ही फाउंडेड द सालुआ डायनेस्टी। इसके अलावा छोटे छोटे रूलर्स हैं। तिरुमाल 1491 में बनते हैं थोड़े से दौर के लिए। उसके बाद में अगले रूलर बनते हैं इमादी नरसिम्हा। टाइम पीरियड देखें 1491 से 1505। तो खास तौर से तीन ही रूलर हमें देखने को मिलते हैं सालुआ डायनेस्टी में। एक तो इसके फाउंडर जिनका नाम था सालुआ नरसिम, जिन्होंने 1486 में विजयनगर एम्पायर में सालुआ डायनेस्टी की स्थापना की थी। इसके बाद में तिरुमाल बनते हैं 1491 और उसके बाद में इमादी नरसिम 1491 से लेके 1505। इमादी नरसिम का जो दौर था, इसी दौर में हम एक तारीख एक साल को याद करते हैं जो है 1498। 1498 की बात करें तो भारत के इतिहास में इसका अपने आप में एक इम्पोर्टेंस है। इम्पोर्टेंस क्या है कि इसी दौर में हम ये देखते हैं कि वास्को डिगामा, जो कि एक पोर्तुगीज ट्रैवलर था, पुर्तगाल का एक यात्री था जिसका नाम था वास्को डिगामा, वो पहुंचता है कालीकट, भारत के कालीकट में, ठीक है। और कालीकट का रूलर उस टाइम था जमोरिन। तो आमतौर पे पूछा नहीं गया लेकिन ये सवाल भी बन सकता है कि जब वास्को डिगामा भारत में आए थे उस टाइम विजयनगर एम्पायर में किसका रूल था। तो भाई साहब उस टाइम विजयनगर एम्पायर में इमादी नरसिम्हा का रूल था, जिनका टाइम पीरियड था 1491 से लेके 1505। सो बोथ वर माइनर्स ड्यूरिंग द रिजेंसी ऑफ नरसा नायका। अब ये जो दोनों हैं तिरुमला और इमादी नरसिम्हा, इन दोनों की अगर बात करें तो ये माइनर थे, इनकी कोई बहुत ज़्यादा उम्र नहीं थी। तो ऐसे में राजपाट संभालने की जिम्मेदारी किसके पास में थी, नरसा नायका के पास में। यानी नरसा जो नायक थे वो विजयनगर एम्पायर का प्रशासन संभाल रहे थे, ठीक है। और इमादी नरसिम के दौर में वास्को डिगामा जो है वो कालीकट पहुंचते हैं 1498 में। अब हम देखते हैं तुलुवा डायनेस्टी के बारे में। इस डायनेस्टी की अगर बात करें तो इस डायनेस्टी के सबसे इम्पोर्टेंट रूलर अगर कोई रहे तो उनका नाम था कृष्ण देव राय, ठीक है। लेकिन पहला सवाल वही बनता है कि हु फाउंडेड दी तालुआ डायनेस्टी। तो तालुआ डायनेस्टी के फाउंडर हमने पढ़ा था कि भाई वीर नरसिम्हा हैं और 1505 में दिस डायनेस्टी वाज फाउंडेड। तो लगभग 4 साल तक इन्होंने विजयनगर एम्पायर की जो बागडोर है वो संभाली थी 1505 से लेके 1509 तक। और ये थे कौन, तो अभी हमने पढ़ा था तिरुमाल और इमादी नरसिम्हा के बारे में कि ये दोनों माइनर थे, इसलिए राजपाट कौन संभाल रहा था, नरसा नायक। तो नरसा नायक के ये बेटे थे कौन, वीर नरसिम्हा। सो ही वाज द सन ऑफ नरसा नायक and he became the king after assassination of Imadi Narasimha, the last सालुआ रूलर। इमादी नरसिम्हा के असैसिनेशन के बाद में रूलर कौन बनता है, तो तुलुवा डायनेस्टी के वीर नरसिम्हा रूलर बनते हैं जो कि नरसा नायक के बेटे थे, ठीक है। और इमादी नरसिम कौन था, सो ही वाज द लास्ट सालुआ रूलर ऑफ विजयनगर एम्पायर, ठीक है। विजयनगर एम्पायर के सालुआ वंश के अंतिम शासक थे इमादी नरसिम, जिनको हटा के गद्दी पे कौन विराजमान हुआ, वीर नरसिम्हा। और इन्हीं जैसे ही इन्होंने गद्दी या थ्रोन एक्वायर की उसके बाद में हम संगम राजवंश में तुलु राजवंश का शासन या दौर देखते हैं। 1509 तक इन्होंने रूल किया था। उसके बाद 1509 से लेके 1529 लगभग 20 सालों तक विजयनगर एम्पायर अपने चरम पे था, फुल्ली कंसोलिडेटेड था, फोर्टिफिकेशन किया गया था, सारी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जा रही थी। क्यों और कैसे, तो इसके पीछे हाथ था विजयनगर एम्पायर के सबसे कैपेबल रूलर का, जिनका नाम था कृष्ण देव राय। तो कृष्ण देव राय की बात करें तो 1509 से 1529 तक ही वाज द रूलर ऑफ तुलुवा डायनेस्टी इन द विजयनगर एम्पायर। और ये बेसिकली हैं कौन, तो इनके बारे में देखें तो थोड़ा सा देखते हैं। सालुआ तिम्मा द चीफ मिनिस्टर ऑफ वीर नरसिम्हा। वीर नरसिम्हा के चीफ मिनिस्टर थे, नाम क्या था, सालुआ तिम्मा। सालुआ तिम्मा ने कृष्ण देव राय को राजगद्दी पे बिठाया था।
सो ही प्लेस कृष्ण देव राया ऑन द थ्रोन। ठीक है, तो कृष्ण देव राय को रूलर बनाने वाला कौन है? वीर नरसिम्हा का चीफ मिनिस्टर, जिसका नाम था सालुओ तिम्मा। ही हैड फ्रेंडली रिलेशंस विद द पोर्तुगीज गवर्नर अल्बरकुक। कृष्ण देव राय के अल्बरकुक, जो कि पुर्तगाली गवर्नर थे भारत में, तो इस अल्बरकुक के साथ में कृष्ण देव राय के जो रिलेशंस थे वो कैसे थे? फ्रेंडली। ही डिफीटेड उड़ीसा। उड़ीसा में गजपति राजवंश का शासन था। तो कृष्ण देव राय ने क्या किया? इन्होंने उड़ीसा के गजपति शासकों को हराया था एंड मेड विजयनगर वेरी पावरफुल। ठीक है, तो उड़ीसा से सबसे ज़्यादा चैलेंज मिल रहे थे विजयनगर एम्पायर को, और उड़ीसा में गजपति जो शासक थे इनका रूल था। तो उड़ीसा के गजपतियों को हराने का काम किसने किया? कृष्ण देव राय ने। और उसके बाद में विजयनगर एम्पायर, मैंने आपको बताया कि अपने बूम पे था, अपने चरम पे था, और एक शक्तिशाली साम्राज्य के तौर पे या एक शक्तिशाली राज्य के तौर पे उभर के आता है कृष्ण देव राय के टाइम पीरियड में। कृष्ण देव राय की बात करें तो महज एक रूलर नहीं थे, बल्कि आर्ट एंड आर्किटेक्चर से इन्हें खास लगाव था। इसके अलावा वो खुद भी एक बहुत बड़े स्कॉलर थे। ठीक है, तो आर्ट एंड आर्किटेक्चर की बात करें तो कृष्ण देव राय ने क्या किया? ही बिल्ट विजय महल। विजय महल बनवाया था इन्होंने विजयनगर एम्पायर में। हजारा राम टेम्पल, इसको बनवाने का काम किसने किया? कृष्ण देव राय ने। विट्ठल स्वामी टेम्पल, ये बनाने का काम भी कृष्ण देव राय ने किया था। तो विजयनगर के जो पावरफुल रूलर हैं वो सिर्फ ऐसे नहीं कि उन्होंने मिलिट्री के बेस पे अपने एम्पायर को कंसोलिडेट किया, बल्कि बहुत सारे कंस्ट्रक्शन वर्क भी करवाए थे कृष्ण देव राय ने, जैसे कि विट्ठल स्वामी टेम्पल, विजय महल और हजारा राम टेम्पल। इसके अलावा मैंने आपको बताया था कि ये जो भाई साहब हैं कृष्ण देव राय, ये अपने आप में एक महान शासक थे विजयनगर साम्राज्य के, और ये स्कॉलर भी थे। और इसके साथ साथ जो महान शासक होता है वो बहुत सारे टाइटल्स एक्वायर करता है, बहुत सारी उपाधियां धारण करता है। तो इन्होंने जो उपाधियां धारण की थी वो कौन कौन सी थी? एक तो थी यवना राजा स्थापनाचार्य। यवन राज्य स्थापनाचार्य, ये टाइटल किसने एक्वायर किया? तो ये उपाधि कृष्ण देव राय ने धारण की थी। इसका मतलब क्या है? रिस्टोरर ऑफ बीदर किंगडम। बीदर जो किंगडम है, बीदर राजवंश की स्थापना करने, पुनर्स्थापना करने के चलते कृष्ण देव राय ने एक उपाधि धारण की, और वो उपाधि क्या थी? यवना राजा स्थापनाचार्य। ठीक है, इसके अलावा कृष्ण देव राय को अभिनव भोजा भी कहा जाता है। अभिनव भोज, ठीक है, राजा भोज के आधार पे, राजा भोज जो कि अपने आप में एक बहुत बड़े साहित्य प्रेमी थे, कला प्रेमी थे, और साथ ही साथ वो खुद एक बहुत बड़े स्कॉलर थे। इसी बिहाफ पे साउथ इंडिया में विजयनगर एम्पायर के कृष्ण देव राय, जो कि तुलु राजवंश से बिलोंग करते थे, इन्होंने, ये भी क्या थे? ये भी अपने आप में एक बहुत बड़े स्कॉलर थे, एक इंटेलेक्चुअल थे, आर्ट एंड आर्किटेक्चर से खास लगाव था। इसके चलते इन्होंने क्या टाइटल एक्वायर किया? जो दूसरा टाइटल एक्वायर किया वो था अभिनव भोजा, जिसका मतलब क्या है? ग्रेट पैटर्न ऑफ लर्निंग। ठीक है, यवना राजा स्थापनाचार्य, ये टाइटल भी कृष्ण देव राय ने एक्वायर किया था। इसके अलावा इन्हें आंध्र भोज भी कहा जाता है और आंध्र पितामह भी कहा जाता है। तो कृष्ण देव राय विजयनगर एम्पायर के इंपॉर्टेंट रूलर रहे, इसलिए इनसे बहुत सारे सवाल आ जाते हैं, टाइटल से क्वेश्चन आ जाते हैं। उड़ीसा को किसने हराया, ये पूछ लिया जाता है। इसके अलावा कौन कौन सी बुक्स इन्होंने लिखी, ये पूछ लिया जाता है। इनके दरबार में कितने कोर्ट पोइट्स थे, कौन कौन से थे, ये पूछ लिया जाता है, वगैरह वगैरह करके बहुत सारे क्वेश्चंस। स्कॉलर्स एंड राइटर्स की बात करें तो मैंने आपको बताया कि भाई कृष्ण देव राय खुद जो थे वो तेलुगु और संस्कृत के अच्छे खासे जानकार थे, और तेलुगु और संस्कृत में इन्होंने कई सारी बुक्स भी लिखी थी, जिनमें से जो दो इम्पोर्टेंट हैं वो जो किताबें हैं वो ये हैं कि इनके जो फेमस वर्क थे उसमें एक तो था अमुक्त माल्याद, ये तेलुगु भाषा में था, और जामवंती कल्याणम, ये संस्कृत भाषा में था। तो इनसे ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि भाई अमुक्त माल्याद की रचना किस भाषा में की गई थी? तो यहाँ पे हमें कंफ्यूजन होती है साथियों तमिल और तेलुगु के बीच में, क्योंकि साउथ इंडिया की बात आती है हमें सीधा ये लगता है कि तमिल होगा, क्योंकि एंशियंट हिस्ट्री में हम लोगों ने तमिल के बारे में, संस्कृत तमिल, इसके बारे में बहुत ज़्यादा पढ़ा होता है। तो हमें यही लगता है कि भाई तमिल भाषा में अमुक्त माल्याद की रचना की गई थी। तो यहाँ हम ध्यान रखेंगे कि कृष्ण देव राय तेलुगु और संस्कृत के जानकार थे, संस्कृत और तेलुगु के विद्वान थे। इसके चलते तेलुगु भाषा में उन्होंने अमुक्त माल्याद की रचना की थी, और संस्कृत भाषा में जामवती कल्याण की रचना की थी। ठीक है, इसके अलावा इनके दरबार में कौन थे? तो इनके दरबार में तेलुगु के 8 कवि थे, 8 ग्रेट तेलुगु पोइट्स। ठीक है, दे वर रिसाइडेड इन द कोर्ट ऑफ विजयनगर एम्पायर्स रूलर हुज नेम वाज कृष्ण देव राय, हु बिलोंग्स टू दी तुलुवा डायनेस्टी। ठीक है, तो तुलु राजवंश के कृष्ण देव राय के दरबार में तेलुगु
भाषा के 8 कवि थे, ठीक है, जिन्हें कहा जाता है अष्टदिग्गज। अब ये आठ अष्टदिग्गज जो थे वो किसके दरबार में थे? तो कृष्णदेवराय के दरबार में। अच्छा जी, कौन सी भाषा के, कोई किस भाषा के साहित्य के ये कवि थे? तो याद रखेंगे तेलुगु के थे। ये वही तेलुगु भाषा है जिसके खुद जानकार कृष्णदेवराय रहे और जिस भाषा में इन्होंने अमुक्तमाल्यादि की रचना की थी, और संस्कृत में उन्होंने जामवंती कल्याणम की रचना की थी। तो ये 8 तेलुगु भाषा के कवि कौन कौन थे? तो एक तो थे पिडाना, ठीक है, दूसरे थे तिमैया, तीसरे थे भट्टामूर्ति, चौथे थे दुर्जाति, पांचवें थे मलान, छठे थे राजू रामचंद्रा, सातवें थे सुरोना और आठवें थे तेनाली रामा। तेनाली रामा के बारे में हमने सुना है काफ़ी ज़्यादा कि भाई बहुत ज़्यादा इंटेलेक्चुअल समझदार थे, और कृष्णदेवराय को कोई भी समस्या होती थी दरबार में तो उनके साथ खुल के वो डिस्कशन करते थे। तो अष्ट दिग्गज का मतलब क्या है? दी 8 ग्रेट तेलुगु पोइट्स। और ये 8 कौन कौन है? तो तेनाली रामा हमें याद रहेगा, राजू रामचंद्रा हमें याद रहेगा, मलान हमें याद रहेगा, सुरोना हमें याद रहेगा, पेडाना, पेडाना सबसे इंपॉर्टेंट थे, तेनाली रामा फिर दूसरे नंबर पे थे, तिमैया, भट्टामूर्ति, दुर्जाति और मलान। तो ये 8 दिग्गज जो थे वो कृष्णदेवराय के दरबार में थे। अब बात करते हैं बैटल ऑफ तालीकोटा की। तो भाई साहब, बैटल ऑफ तालीकोटा की अगर बात करें तो ये 23 जनवरी 1565 को ये युद्ध हुआ था, ठीक है। बैटल ऑफ तालीकोटा 23 जनवरी 1565। अभी तक हम ये जानते हैं कि निकोलो निकोलो डी कोंटी जो है वो देवराय फर्स्ट के दरबार में आया था, अब्दुल रजाक जो है वो देवराय सेकंड के दरबार में आया था, और कृष्णदेवराय की बात करें तो इनके दरबार में दो दो विजिटर्स आते हैं। एक का नाम था डोमिंगो पायस और दूसरे का नाम था बारबोसा। तो जो फॉरेन ट्रैवलर्स कृष्णदेवराय के दरबार में आए वो एक कौन थे? दुआरते बारबोसा और दूसरे थे डोमिंगो पायस। तो ये हम याद रखेंगे। निकोलो दी कोंटी देवराय फर्स्ट, अब्दुल रजाक देवराय सेकंड, और डोमिंगो पायस और दुआरते बारबोसा कृष्णदेवराय, ठीक है। तो ये फॉरेन ट्रैवलर से एक क्वेश्चन लगभग लगभग बनता ही बनता है। अब बात करते हैं अच्युत देवराय की। ये भी तुलुवा डायनेस्टी के रूलर थे। 1529 में कृष्णदेवराय के बाद में अगले शासक बनते हैं तुलु राजवंश के विजयनगर साम्राज्य में, और लगभग 1542 तक इन्होंने राजपाट संभाला था विजयनगर एम्पायर का। ये क्यों इंपॉर्टेंट है हमारे लिए? तो ये हमारे लिए इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि भाई इनके इनके टाइम पीरियड में पुर्तगाल का एक ट्रैवलर आता है जिसका नाम था फर्नाओ नूनिज। फर्नाओ नूनिज, ही वाज द पोर्तुगीज ट्रैवलर। और इन्होंने क्या किया था? फर्नाओ नूनिज ने विजयनगर एम्पायर को विजिट किया था अच्युत देवराय के रिजिम में। तो अच्युत देवराय के शासनकाल में फर्नाओ नूनिज, जो कि एक पुर्तगाली यात्री थे, इन्होंने विजयनगर एम्पायर की यात्रा की थी। तो साथियों, 4 रूलर्स हो गए, देवराय फर्स्ट, देवराय सेकंड, कृष्ण देवराय और अच्युत देवराय। अच्युत देवराय की बात करें तो फर्नाओ नूनिज, कृष्ण देवराय की बात करें तो दुआरते बारबोसा और डोमिंगो पायस, देवराय सेकंड की बात करें तो अब्दुल रजाक, देवराय फर्स्ट की बात करें तो निकोलो दी कोंटी। यही क्वेश्चन अभी हाल ही में हरियाणा सिविल सर्विस में भी पूछा गया था। तो ट्रैवलर्स आर ऑलवेज इम्पोर्टेंट फॉर एनी एम्पायर। क्यों? क्योंकि ट्रैवलर्स आएंगे तो वो अपने इलाके के कुछ ना कुछ कल्चरल जो कल्चर के कुछ ना कुछ एलिमेंट्स लेके आएंगे, और जब किसी दूसरे इलाके में जाएंगे तो वहाँ कुछ दिन रहेंगे, उसके बाद जब वापस वो अपने होमलैंड जाते हैं तो उस एम्पायर के जिसमें वो रिसाइड किए हैं, काफ़ी दिन रहे हैं, वहाँ के जो कल्चर के एलिमेंट्स हैं वो लेके जाएंगे। तो एक तरीके से कल्चरल ट्रांसफॉर्मेशन का फेज़ हमें देखने को मिलता है, सांस्कृतिक आदान प्रदान का दौर हमें देखने को मिलता है जब कभी ये यात्री अपने इलाके से किसी दूसरे इलाके में जाते हैं। तो इसलिए ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, और हाल ही में ये हरियाणा सिविल सर्विस में पूछा गया है। तो अच्युत देवराय का हम याद रखेंगे कि फरनाओ नूनिज जो है वो विजिट करते हैं। उसके बाद मैंने बताया 1565 में एक बहुत बड़ा युद्ध होता है, जिस युद्ध ने विजयनगर साम्राज्य की तकदीर को ही पलट के रख दिया था। और इस युद्ध से पहले तक विजयनगर साम्राज्य अपने आप में एक पावरफुल एम्पायर था, अपने आप में एक टू मच कंसोलिडेटेड एम्पायर के तौर पे जाना जाता है। लेकिन 23 जनवरी 1565 की जो तारीख है वो विजयनगर के इतिहास में एक बहुत बड़ा पॉलिटिकल चेंज लेके आने वाला था। और इस दिन लड़ाई होती है जिसको कहा जाता है बैटल ऑफ तालीकोटा, तालीकोटा का युद्ध या फिर राक्षसी तंगड़ी का युद्ध, ठीक है। इस युद्ध के बाद में विजयनगर एम्पायर स्टार्टेड टू डिसइंटीग्रेट और डिक्लाइन, यानी इस युद्ध के बाद में इस साम्राज्य का पतन होना शुरू हो जाता है, ठीक है। तो रामा राया कंट्रोल द एम्पायर ड्यूरिंग सदाशिव रायाज रिजिन। अच्छा, अच्युत देवराय के बाद में जो रूलर्स बनते हैं उसमें कई सारे रूलर बने, पर जो आखिरी रूलर यानी जिस रूलर के दौर में
बैटल ऑफ तालिकोटा होता है, ये इंपॉर्टेंट है बैटल। तो उस दौर में जो वास्तविक तौर पे रूलर थे वो कौन थे? सदाशिव राय। ठीक है, राया वाज द टाइटल ऑफ दी रूलर्स ऑफ विजयनगर एम्पायर। तो राय क्या था? राय एक उपाधि थी विजयनगर साम्राज्य के शासकों की। तो सदाशिव राय जो थे वो रूलर थे, लेकिन वास्तविक शक्ति किसके हाथ में थी? रामा राय के हाथ में थी। तो रामा राय क्या करते थे? ही कंट्रोल द एम्पायर ड्यूरिंग द रिजीम ऑफ सदाशिव राय। तो रूलर है सदाशिव राय और इनके प्रधानमंत्री हैं रामा राय। रामा राय ने ये कोशिश की थी कि डिप्लोमेटिक चाल चल के विजयनगर एम्पायर के जितने भी शत्रु हैं उनको न्यूट्रलाइज किया जा सके। तो नीचे ही नीचे कई सारे डिप्लोमेटिक अलाइंसेस इन्होंने आसपास की जो टेरिटरीज थी उनके साथ में इस्टेब्लिश करने की कोशिश की, लेकिन एट फाइनली अगर हम कंक्लूजन के तौर पे बात करें तो कंक्लूजन ये निकला कि रामा राय अपने मकसद में सफल नहीं हो पाए। ठीक है, सो द दक्कन सल्तनत डिफीटेड विजयनगर। 23 जनवरी 1565 को जो दक्कन सल्तनत था उसने क्या किया? विजयनगर एम्पायर को हरा दिया और इस युद्ध में रामा राय की डेथ हो जाती है और रामा राय को पकड़ लिया जाता है एंड ही वाज किल्ड बाय हुसैन निज़ाम शाह। ठीक है, हुसैन निज़ाम शाह जो दक्कनी सल्तनत के शासक थे, इन्होंने रामा राय को कैप्चर कर लिया और इनकी हत्या करवा दी। इसके बाद में विजयनगर सिटी वाज स्टार्टेड टू डिस्ट्रॉय। तो बैटल ऑफ तालिकोटा जो कि 23 जनवरी 1565 को होता है, इसके बाद में क्या हुआ? विजयनगर एम्पायर टूटना शुरू हो जाता है। ठीक है, तो साथियों ये था विजयनगर साम्राज्य या विजयनगर एम्पायर की कहानी। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इस वीडियो को अपने दूसरे साथियों तक शेयर करें और जो हमारा चैनल है दी हिस्ट्री वॉल्ट विद संदीप, इसे सब्सक्राइब करें। तो आज के लिए इतना ही, जल्द ही किसी नए टॉपिक के साथ में मिलते हैं। धन्यवाद।